बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपको हम अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं चची के कमरे से पोछा लगा कर निकली और एक तरफ बने पानी के पंप के पास बैठकर अपने हाथ साफ कर रही थी कि बेसाख्ता चची पर मेरी नज़र गई, जो कि अब चारपाई से उठकर अब अपने कमरे में जाने लगी थी। मैंने शुक्र का सांस लिया कि चलो अच्छा है, कुछ देर चची कमरे में आराम करेंगी, वरना खाना बनाते वक्त वो मुझे हर छोटी बात पर बेइज्जत करती थी, जिसकी वजह से मुझे खाना बनाते हुए काफ़ी मुश्किल हो जाती। मेरा रुख अब बावर्ची खाने की जानिब था। मैंने नज़र घुमाकर अपनी चच्ची की बेटी हीरा को देखना चाहा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले वो चच्ची के कमरे से ही निकल कर अपने कमरे में गई थी। मुझे पोछा लगाते देखकर वो कुछ डर भी गई थी, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा था। अब काफ़ी वक्त गुजर गया था मगर वो बाहर ना निकली थी, जिस पर मैंने सर झटक कर शुक्र अदा किया और खाना बनाने लगी थी। आटा मैं पहले ही गूंथ चुकी थी। अब चूल्हे पर तवा रखकर रोटी बनाने ही लगी थी कि चच्ची की चिंगाड़ती हुई आवाज़ पूरे घर में गूंजी थी। सारा, ओ कलमुही सारा, किधर मर गई है? मेरे सामने आ जा ज़रा। मैंने हैरत और खौफ के मिले जुले तासरात के संग चच्ची को देखना चाहा। अभी मैं इनकी पुकार पर बाहर जाती कि वो बावर्ची खाने में ही दंदनाते हुए आई और मेरी चोटी को जोर से अपनी गिरफ्त में लेकर खींच कर झिंझोड़ा। मेरे मुंह से तकलीफ के बाइस चीख बुलंद हुई थी। चची, मैंने अब क्या किया है? खुदारा मेरे बाल छोड़ दें, बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने तकलीफ से कराहते हुए इल्तिजा की, मगर वो सफाक बनी पकड़ मजीद सख्त कर गई थी। मेरी चची कहने लगी कि बता मुझे मेरी सोने की अंगूठी कहाँ है, वरना तुझे आज मार मार कर तेरा कीमा बना दूंगी। बता शराफत से मुझे। अपनी चची की ये बात सुनकर मैं साकत रह गई थी। वो क्या कह रही थी? भला मेरा इनकी सोने की अंगूठी के साथ क्या काम था? मैं तो आज तक इनके कमरे में सफाई करने के अलावा गलती से भी ना घुसी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत बेइज्जत करती थी। मैंने चची को रोते हुए कहा कि चची, मैं नहीं जानती कि आपकी अंगूठी कहाँ है। मैं तो बस अभी पोछा लगा कर आई थी, किसी चीज़ को हाथ तक ना लगाया था मैंने। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनने की बजाय एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि कलमुही, अब तू मुझसे झूठ बोलेगी? सच बता दे, सच सच, कहाँ छुपाई है मेरी अंगूठी, वरना आज तुझे इतना मारूंगी कि तेरी चीखें इस पूरे घर में गूंजेंगी। मैं रोते हुए चच्ची के पैरों में बैठ गई थी, खौफ से कांपते हुए इनसे मिन्नत करने लगी कि मैं वाकई में नहीं जानती कि आपकी अंगूठी कहाँ है। उन्होंने तैश में आते हुए मुझे ज़मीन पर दूर धक्का दिया, जिससे मैं एकदम ज़मीन पर गिर गई। इधर उधर देखते हुए उन्होंने अपना मखसूस डंडा ढूंढा, जिसको देखकर मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैंने खौफ से लरजते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी और पीछे की जानिब इन्हीं मार से बचने के लिए सिरकने लगी थी, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। उन्होंने एकदम ही बगैर किसी किस्म का रहम खाते हुए पूरी ताकत के साथ डंडे से मेरी टांगों और बाजुओं पर मारना शुरू कर दिया, जिससे मेरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थी। चच्ची, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मेरी कोई इल्तिजा उन्होंने ना सुनी और मुझे पीटती गई। मार मार कर जब वो खुद थक गई थी, तब जाकर उन्होंने अपना डंडा एक तरफ रखा, जिस पर कुछ नोकीली मीखें भी थीं, जिनसे मेरी जिल्द पर गहरे जख्म आ गए थे। मैं रोती बिलखती इधर ही अपने होश खोती चलेगी। मेरा नाम सारा है और अपने वालदैन की इकलौती औलाद थी। मैं अपने वालदैन की शादी के 14 साल बाद पैदा हुई थी, वो भी बहुत मन्नतों और मुरादों के बाद, जिसका उन्होंने बहुत खूब जश्न मनाया था। हर किसी को दावत दी गई थी। इस जश्न में मेरी अम्मी का कहना था कि वो इस दावत के एहतमाम के हक में बिल्कुल ना थी, क्योंकि इससे इंसान लोगों की नज़र में आ जाता है और हासिदीन की हसद इंसानों को खा जाती है। मगर मेरे अब्बू ने इस बात पर ध्यान ना दिया था। पर फिर जिस रोज़ जश्न का एहतमाम था, सब लोग गाँव वाले मौजूद थे। मेरे एक चचा और चची भी थे, जो कि काफ़ी गरीब थे। मेरे चचा तो दूसरे गाँव में किसी काम के सिलसिले में होने के बायस ना आ सके थे, मगर चची ज़रूर आई थी। इनको हमेशा ही से अम्मी से हसद रहा था।
हर बात पर इनको किसी ना किसी बात का ताना ज़रूर मारती थी। अम्मी इनकी हर बात को नज़रअंदाज कर दिया करती थी। इस जश्न पर भी वो अम्मी के कहने के मुताबिक काफ़ी अजीब नज़रों से देख रही थी। इतनी बड़ी दावत के बाद सब खाना खाकर चले गए थे। इसके 2 दिन बाद ही अब्बू का दिल का दौरा पड़ा था, जिसकी वजह कारोबार में नुकसान था। इस शदीद दौरे की वजह से वो इंतकाल कर गए थे। अब्बू की ऐसी हादसाती मौत ने अम्मी को इतना गहरा सदमा दिया कि वो भी इनके 1 महीने बाद ही दफनाए दुनिया फ़ानी से कूच कर गई थी। मेरे लिए ये एक के बाद एक दिल दहला देने वाला गहरे सदमे थे कि 1 हफ्ते तक मैं अपने होश में ही ना रही थी। 20 साल की उम्र में ही मैं यतीम हो गई थी और वजह थी मेरी चच्ची की नजरें बद। इनकी हसद मेरे हंसते बसते घर को 1 महीने के अंदर बर्बाद कर चुकी थी। मैं खाली दामन रह चुकी थी। अब्बू के कारोबार में नुकसान की वजह से अब मेरे सर पर छत तक ना बची थी। सब कुछ कर्जा पूरा करने में लग गया था। मैं अपनी माँ के मरने के 1 हफ्ते बाद ही एक छोटे से बस्ते में अपना कुछ ज़रूरी साजो सामान रख कर इस घर को छोड़कर गांव के एक पुराने यतीम खाने में जाने का इरादा कर चुकी थी। बाहर शहर में अपने गिर्द चादर ओढ़ कर निकलने ही लगी थी कि चच्ची अपनी एक बेटी जो कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी थी इसके साथ चलती हुई घर में दाखिल हुई, जिनको देखकर मुझे काफ़ी हैरत हुई थी क्योंकि मेरे वालिदैन की वफ़ात पर भी वो बस रस्मी हिस्सा मिलकर वापस चली गई थी। अब इनका अचानक यहाँ आना मुझे अजीब लगा था। वो मेरे पास आई और मसनूई दुख भरे लहजे में मुझसे ताज़ियत करते हुए कहने लगी कि अब मैं कहीं और नहीं जाऊंगी बल्कि इनके साथ इनके घर रहूंगी। मैं हैरत से इनकी ये बात सुनने लगी थी कि आखिर वो ये कैसे कह सकती थी, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी मुझसे गलती से भी बात करना गवारा ना किया था। मैं चूँकि अपने गम में इस कदर महव थी और इसके साथ मुझे तन्हा यतीम खाने में जाने से भी खौफ आ रहा था क्योंकि मुझे मालूम ना था कि मैं कैसे ढूंढूंगी। अपनी चच्ची की इस बात से मैं सोच में पड़ गई थी कि अगर अपने चचा के घर रहूंगी तो कम अज़ कम महफूज तो रहूंगी, वरना ये जालिम दुनिया तो तन्हा लड़की को देखकर इसको नोच खाने को तैयार रहती है। घर से बाहर हर एक कदम पर मुझे सफाक दरिंदे मिलने वाले थे जिनकी हवस भरी निगाहों से मुझे खुद को और अपनी इज्जत को बचाना था। अब जब कुदरत ने मुझे खुद ये मौका दिया था तो मैं इनकार ना कर सकी और इनके साथ इनके घर जाने को रजामंद हो गई थी। यूँ कुछ ही देर में अपनी चच्ची के साथ इनके 2 मंजिला मकान में आ गई थी जो कि काफ़ी पुराना था। मैं हमेशा से एक पक्के मकान में रहने वाली अपने वालिदैन की लाडली रही थी, मगर यहाँ पर एक पुराने खंडर नुमा मकान में आ गई जहाँ पर बस 2 ही कमरे थे। मुझे चच्ची ने छत पर ही एक दरबे नुमा स्टोर रूम में रहने का कहा। मैं इस गर्मी के मौसम में ऊपर छत की गर्मी से सारी रात जागती रहती थी। कुछ ही दिनों बाद इनका रवैया मेरे साथ अजीब हो गया था। वो मुझसे ऐसे बात करती थी जैसे मैं कोई अछूत हूँ। बात पर मुझे मनहूस कहकर बुलाने लगी थी, हर काम मुझसे करवाने लगी थी और कोई नुकसान होता तो गालियां देकर मार पीट करने लगती थी। मैं इनके बेतहाशा जुल्म सहकर आजिज आ चुकी थी, मगर मेरी बदकिस्मती थी कि यहाँ चच्ची के घर पर रहने के अलावा मेरे पास और कोई चारा न था। गांव में जो यतीम खाना था वो हुकूमत का इदारा था जो कि उन्होंने मस्मार कर दिया था। कुछ दिनों में चच्ची की बेटी का कहीं रिश्ता हो गया था। चच्ची ने काफ़ी पैसे वाले लोगों को अपनी बेटी के लिए चुना था, मगर जब से रिश्ता तय हुआ था चच्ची की बेटी अपनी माँ के साथ काफ़ी लड़ती झगड़ती थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी, जिसकी वजह मैं ना जान सकी क्योंकि वो कमरे में बंद होकर बहस करती थी। चच्ची इन दिनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रहने लगी थी। इनका सारा गुस्सा मुझ पर निकलता था। कभी कभी वो मुझसे गांव से मीलों फासले पर मौजूद कुएं से पानी भरवाती थी और जब मैं थक हार कर घर आती तो वो सारी बाल्टियाँ पानी की गिरा देती। मेरा दिल अपने साथ होते इस जुल्म पर खून के आंसू होता था। इनकी नफरत मुझसे इस वजह से थी क्योंकि वो मेरे वालिदैन से सारी उम्र हसद करती आई थी, सारी उम्र दौलत को तरसते हुए गुजार दी थी। हालांकि चचा अब मुनासिब खर्चा इनको हर माह भिजवाते थे, मगर मैंने आज तक इनको अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ना देखा था। एक रोज़ रात का वक्त था। चच्ची और इनकी बेटी कमरे में सोई हुई थी। मैं रात को सारे काम समेट कर ऊपर छत पर जाने लगी थी। हर जानिब गहरा अंधेरा छाया हुआ था। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मुझे कुछ सरगोशियां सुनाई देने लगी। मैं एकदम खौफजदा हो गई थी कि ये राहत के इस पैर कौन था, क्योंकि वो सरगोशियां ऊपर छत से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि 2 लोग आहिस्ता आवाज में कुछ बात कर रहे थे।
मेरा चेहरा खौफ के मारे जर्द पड़ गया था। कांपती टांगों के साथ मैं ऊपर चढ़ी, लेकिन सामने का मंजर देखकर मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। मैं साख्ता अपनी चीख रोकने के लिए मुंह पर सख्ती से हाथ जमा लिया था। सामने ही चची की बेटी रात के अंधेरे में एक गैर महरम लड़के के हाथ पकड़े इससे कुछ प्यार भरी बातें कर रही थी। इसका मतलब था कि जो सरगोशियां मुझे सुनाई दे रही थी सन्नाटे में वो इनकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे थे। चची की बेटी हीरा की तो कुछ दिनों बाद शादी थी, तो फिर वो ये किस लड़की के साथ तन्हाई में मिल रही थी। अगर कुछ गलत हो जाता तो इस बात की खबर बाहर लोगों तक जाती तो कितनी बदनामी होनी थी हम सबकी। मुझसे अचानक ही हाथ में पकड़ा गिलास सीढ़ियों पर गिरा, जो कि इस खामोशी में शोर करता हुआ सीढ़ियों से लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। हीरा ने इस एक झटके से इस लड़के से अपने हाथ छुड़ाए और खौफजदा होकर मुझे देखने लगी। इसके चेहरे पर खौफ के आसार इस चांद की रोशनी में साफ दिखे थे। मैंने फौरन वहां से नीचे दौड़ लगाई। हीरा ने जब मुझे भागते हुए देखा तो चिल्लाते हुए मेरे पीछे आने लगी थी। मैंने हैरत से इसको मुड़कर देखा कि वो क्यों इस तरह शोर मचाती आ रही है, जबकि इसको तो खौफजदा होना चाहिए था। चची भी शोर सुनकर नींद से जागती हुई कमरे में बाहर आई थी। मुझे वो लड़का कहीं ना दिखा, शायद वो ऊपर से छत से ही कहीं फरार हो गया था। अम्मी, ये लड़की आधी रात को एक गैर लड़के के साथ ऊपर रात के अंधेरे में खड़ी थी। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है कि इसने एक लड़के का हाथ भी थामा हुआ था। मैं शौक की कैफियत में हीरा का इतना घिनौना इल्ज़ाम सुनने लगी थी, जो मुझ पर इस कदर बेशर्मी से लगाई जा रही थी, जबकि ये सारी बेहयाई वो खुद अपने कुछ देर पहले ऊपर छत पर कर रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए चची को देखते कहना चाहा था कि नहीं चची, ये बिल्कुल झूठ बोल रही है। मैं तो ऊपर छत पर सोने जा रही थी जब मैंने हीरा को इस लड़के के साथ देखा था। मैंने कांपते हुए चची को कहा, जो कि अपने गुस्सा में सुर्ख हो चुकी थी, आंखों से मुझे घूर रही थी। उन्होंने मेरी बात सुनते ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरा सर साथ कमरे की चौखट से जाकर लगा था। मैंने एक चीख मारकर अपने माथे पर हाथ रखा जहाँ से खून बहने लगा था। बेयकीनी की कैफियत में मैं चची और इनकी बेटी को देखने लगी थी। चची ने मेरी बात का जरा यकीन न करते हुए मुझे एक और थप्पड़ मारा। बदकिरदार लड़की, खबरदार, अगर मेरी मासूम बेटी पर इस कदर घिनौना इल्ज़ाम लगाने का सोचा भी तो वो तो खुद कुछ दिनों में रुखसत होकर अपने घर की होने जा रही है। इसे क्या जरूरत पड़ी है कि किसी लड़के से रात के अंधेरों में मुलाकातें करे। ये जरूर तेरी ही हरकत होगी जो मेरे घर में ये आवारागर्दी करती फिर रही है। तुझे तो आज मैं जान से मार डालूंगी। खुद के अमल बेवद चलम लड़कियों वाले हैं और मेरी बेटी सियासत करके अब इसको बदनाम करना चाहती है। वो मुझे इसके बाद जितना हो सका था मारती गई। मेरे बाल उन्होंने इस कदर जोर से खींचे थे कि ऐसा लगा था कि जड़ से उखड़ जाएंगे। मेरा चेहरा दुख और अजियत की वजह से बेतहाशा होते हुए सुर्ख अंगारा हो गया था, मगर चची ने बस ना की। अपना वो डंडा उठाकर मुझे इसी तरह मार दी गई। मैंने हीरा को देख कर इल्तिजा की कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है सच बोल दो, लेकिन वो अपनी आंखों में मकरूज चमक लिए, चेहरे पर मासूमियत तारी नहीं किए खड़ी थी। फिर इसी तरह रोते रोते मैं सारी रात इधर ही पड़ी रही थी। सारी रात ठंडे फर्श पर लेटने पर से मुझे कप कपी तारी हो गई थी। मुझे पता ही ना चला और अगले दिन का आगाज हो गया। मेरी आंख चची के ठोकर मारकर उठाने से हुई थी। मैंने दर्द से कराहते हुए आंखें खोली, लेकिन वो तकलीफ की वजह से ना खुल सकी। अचानक से चची ने मेरे ऊपर पानी का एक जग पूरा का पूरा उल्टाया, जिसकी वजह से मैं एक झटके से उठ बैठी थी। हैरान होते हुए चची को देखने लगी, जो कि अपनी नफरत भरी निगाहों से मुझे देखने में मसरूफ थी। ओ महारानी, क्या सारी उम्र इधर ही पड़े रहना है? तो तूने इस घर में रहना है तो तू हर हालत में सारे काम घर के काम करेगी। चल उठ, चल नाश्ता बना। मैंने अपने आंसू पूंछे और उठकर बावर्ची खाने का रुख किया। वहाँ से ही पहले अपना चेहरा धोया और माथे पर जो खून बहकर जम चुका था वो साफ किया। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर इस दुनिया में कोई ना था जो कि मेरी मदद करता और मेरे जख्मों पर मरहम लगाता। चची नाश्ते के बाद किसी बहुत ज़रूरी काम का कहकर घर से चली गई थी। मुझे हैरत हुई कि ऐसी क्या बात थी कि चची इस वक्त बाहर गई थी, वरना वो कभी भी इस टाइम ना निकलती, क्योंकि दिन के वक्त तपती धूप में चलने
देखने से बंदा जल कर रह जाता था। फिर 1 घंटे बाद चची घर आ गई। इनके चेहरे पर वहाँ से आने के बाद एक अलग चमक थी जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगी। फिर इसी तरह मुख्तलिफ कामों में दिन से के गुजरने का पता ही ना चला और रात हो गई थी। मैं रात के बर्तन बाहर सहन के पंप से धो रही थी जबकि चची और हीरा कमरे में जा चुके थे। मैंने एक नज़र ऊपर आसमान की जानिब दौड़ाई तो अंधेरा छाया हुआ था क्योंकि आज चांद बादलों में छुपा हुआ था। सर झटक कर जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगी। अभी कुछ ही देर हुई थी कि ऐसा लगा जैसे कोई शहर में चला हो। मुझे किसी की आहट महसूस हुई थी। मैंने एकदम पीछे मुड़कर देखा लेकिन हर जानिब सन्नाटा था। किसी को का कोई नामो निशान ना था। हमने समझी कि शायद मेरा वहम हो, लिहाजा दोबारा काम पर लग गई। कुछ देर बाद फिर वही आहट महसूस हुई तो मैंने अब कुछ खौफजदा होकर देखा क्योंकि मैं खड़ी दरवाजे में अच्छी तरह बंद कर खिड़की दरवाजे अच्छी तरह बंद कर चुकी थी तो बिल्ली के आने का तो सवाल ही पैदा ना होता था। दोबारा से किसी को मौजूद ना पाकर मैं फिर से आगे मुड़ गई। एकदम से बावर्ची खाने से कुछ गिरने की आवाज़ आई तो अब मुझे वाकई में तक कुछ तशवीश हुई। मुझे लगा कि चची पानी लेने आई होंगी क्योंकि आज इनके कमरे में पानी रखना मैं भूल गई थी। लेकिन जब बावर्ची खाने में गई तो आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई थी क्योंकि वहाँ तो किसी का कोई वजूद ना था जबकि ज़मीन पर 1-2 बर्तन गिरे हुए थे। मैंने खौफजदा होते वो बर्तन उठाए और भी जगह पर रख कर लालटेन बुझाकर ऊपर छत पर चली गई थी। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त भी ऐसा लगा कि 1 से ज़्यादा कदमों की आड़ थी तो खौफ से मेरा सांस सूख गया था। मुझे समझ न आई कि ये आखिर कौन था जो मुझे तंग कर रहा था। आहिस्ता से स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला और अंदर आकर फर्श पर बिस्तर बिछाया और लेट गई। मेरे दिल में बार बार इस पूरी इसरार आहट का ख्याल आ रहा था जिसने मुझे खौफजदा कर दिया था। मैं जब से इस घर में आई थी आज तक कभी ऐसा महसूस ना हुआ था। अब ना जाने ऐसी कौन सी पूरी इसरार मखलूक थी जो मुझे डरा रही थी। मैंने इधर कुर्सी पड़ी और चारों जानिब फूंक कर सोने के लिए आंखें बंद कर ली थी। रात का न जाने कौन सा पहर था जब जोरदार आवाज से मेरी आंखें झटके से खुली थी। मैंने एकदम डर के मारे उठकर देखा तो स्टोर का कच्चा सा दरवाजा जिसकी कोई चुटकी ना थी तेज हवा के बायस जोर से खुलता और बंद हो रहा था जिसकी वजह से मैं डर गई थी और नींद में ही मेरी आंख खुल गई थी। मैं आहिस्ता से उठी और बाहर मौसम की सूरत हाल देखने बाहर छत तक गई क्योंकि चची ने दिन को छत पर मिर्चें सुखाने रखी थी। मैंने बारिश होने के डर से इनको उठाकर कमरे में लाना चाहा। एक नज़र आसमान पर गई तो हैरान रह गई कि काले स्याह बादल छाए हुए थे जबकि छत के ऐन ऊपर एक स्याह रंग का गोल दायरा बना हुआ था। ऐसा लगता था कि कुछ काले ही रंग का धुआं था जो कि गोल होकर घर के ऊपर जमा हुआ था। मुझे बेसाख्ता खौफ आया था कि ये क्या था। एकदम से बिजली चमकी और सारी छत एक लम्हे के लिए रोशन होगी। मैं खौफ से कांपने लगी और फौरन कमरे की जानिब आई क्योंकि बाहर अजीब सा सामान था। पहले भी बहुत बार आंधी तूफान आया था और मैं छत पर ही सोया करती थी मगर आज ये तूफान मुझे कुछ पूरी इसरार मालूम हो रहा था। छत के ऊपर कुछ फासले पर ही वो धुआं मुझे किसी अनदेखी मखलूक की ताकत की बदौलत लगा था। मैंने सुन रखा था कि इस गांव में बहुत से काले साए मौजूद थे जो कि अक्सर लोगों को परेशान करते थे और इनकी ज़िंदगी को एक भयानक मोड़ दे देते थे। बहुत से गांव के लोग इनकी वजह से खौफजदा होकर नींद पागल हो गए थे और कुछ तो डर के मारे दिल बंद होने से जान की बाजी हार चुके थे। मैंने फौरन इसे कमरे में आकर दरवाज़ा अच्छे से बंद करके इसके आगे एक भारी मेज़ रख दी ताकि वो दोबारा खुलकर मुझे खौफजदा ना करे। पर तूफान की वजह से मुझे किसी सूरत नींद ना आई थी। मैं लेटी हुई थी कि अचानक से बंद कमरे में ही मुझे ऐसा लगा जैसे तेज हवा चलने लगी हो। मैंने चौंक कर इधर देखा तो हैरान हो कि ये कैसे मुमकिन है। ज़रूर कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने दिल में अल्लाह का कलाम पढ़ा और दोबारा से सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में नींद मुझ पर फिर से मेहरबान हो गई थी। अगली सुबह उठी और वजू करके फजर की नमाज अदा की। नाश्ते वगैरह से फारिग हुए तो चच्ची दोबारा से किसी ज़रूरी काम का कह कर घर से चली गई थी। मुझे फिर से कुछ अजीब लगा। ना जाने चच्ची किससे मिलने जाती थी क्योंकि इनकी तो किसी से भी गांव में ना लगती थी। मुझ में बिल्कुल हिम्मत ना थी इनसे पूछने की कि आखिर वो क्यों इतनी तपती धूप में रोज़ाना निकल जाती थी क्योंकि इसका जवाब तो उन्होंने देना ना था बल्कि 1-2 थप्पड़ लाजमी मारती। फिर कुछ ही देर बाद वो आ गई थी। इसी तरह सारा दिन गुजर गया था। रात को मैं बावर्ची खाने में खड़ी रोटी पका रही थी कि अचानक से मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी चोटी खींची और मैं एकदम पीछे मुड़ी कि किसने ये किया।
लेकिन मेरे अलावा बावर्ची खाने में कोई भी मौजूद ना था। मैंने धड़कते दिल के साथ दोबारा से रोटी बनाना शुरू की। कुछ देर बाद दोबारा से किसी ने मेरी चोटी खींची, जिसकी वजह से मैं झटका खाते एक कदम पीछे हुई। मैंने खौफजदा होते हुए पूरे बावर्ची खाने में निगाह दौड़ाई, मगर कोई भी ना था। खौफ से मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मैं थर थर कांपने लगी थी कि ना जाने कौन था जो कि मुझे हिरासा कर रहा था। मेरे चेहरे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हो गए थे। एकदम से कुछ जलने की बू आई थी, लेकिन मैं चूंकि इसी खौफ में दरवाजे की जानिब रुकिए खड़ी थी, इसलिए ध्यान ना दिया कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। अचानक से मेरी चची की चिंगाड़ती हुई आवाज़ ने मुझे होश की दुनिया में पटका, जब वो मुझे कहने लगी, के कमबख्त लड़की, ध्यान कहाँ पर है तेरा? देख, सालन जला दिया है तूने और रोटी भी काली स्याह हो गई है। ये राशन क्या तेरा बाप लेकर आता है जो तू इस तरह से ज़ाया कर रही है? एक तो उसकी रोटियां तोड़ रही होती है, ऊपर से मेरा नुकसान भी कर रही है। चची मुझे गुस्से से बेइज्जत करते हुए सालन की जानब बढ़ी थी, जो कि सारा जल चुका था। मुझे हैरत हुई थी कि मैंने सालन के नीचे चूल्हा लगाया ही ना था, फिर ये जलकर काला स्याह कैसे हुआ था। मैं खौफजदा होकर चची को देखने लगी थी, जो कि मुसलसल मुझे जिन जोड़ रही थी। हर गुजरते दिन के साथ इनकी नफरत मेरे लिए बढ़ती चली जा रही थी। हालांकि मैं जो वो कहती थी वो सब करती, मगर ना जाने इनको मुझसे ऐसा क्या बैर था जो वो मुझसे इतना हकारत से पेश आती थी। चची, मैंने ये नहीं जलाया, मैं तो जानती भी नहीं कि ये चूल्हा हांडी के नीचे किसने आकर जलाया। चची ने मेरी बात सुनकर गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती जलते तवे पर रख दिया था। मैं जोरदार अंदाज में तकलीफ की शिद्दत से चीखी थी। मेरा चेहरा आंसुओं से भर गया था। दर्द और तकलीफ से मेरी जान जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि हाथ पूरा झुलस गया था। काफ़ी देर मेरा हाथ इस तवे पर रखने के बाद उन्होंने मुझे आज़ाद किया था। मैं अपना हाथ पकड़कर वहीं फर्श पर बैठती चली गई थी। रोते रोते मेरी चीखें पूरे बावर्ची खाने में बुलंद हो गई थी। मैंने अपने हाथ को देखा, जिसकी जिल्द हथेली से झुलस गई थी। मेरी चची सफाक तो थी ही, लेकिन इस कदर वहशियाना और गैर इंसानी सलूक भी करेंगी, ये मुझे आज मालूम हुआ था। वो अपना काम करके कब की जा चुकी थी। मुझे किसी सूरत भी राहत ना मिल रही थी। दर्द था कि बढ़ता ही चला जा रहा था। इस घर में तो मेरे लिए कोई दवा मौजूद ना थी। जो भी दवाइयाँ थी वो सब चच्ची के कमरे में होती थी, जो कि किसी सूरत मुझे ना देती। मैं अपने ज़ख्म पर मरहम लगा कर कुछ सुकून हासिल करना चाहती थी। मैंने दर्द से बेहाल होते घर से कुछ फासले पर मौजूद गांव की एक अपनी हम उम्र लड़की से, जिससे मेरी कुछ कभी बातचीत हो जाती जब कुएं से पानी भरने जाती थी, इस घर जाकर मरहम लाने का सोचा। मुझे अजीब भी लगा, क्योंकि रात का वक्त था, सभी अपने घरों में इस वक्त सो जाते थे। मैंने अपने हाथ की तकलीफ सहते हुए एक सिसकी भरी और घर से बाहर कदम बढ़ाए। हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मैंने खौफ से कांपते हुए आगे कदम बढ़ाए, क्योंकि इस लड़की का घर कुछ आगे जाकर था। इधर उधर देखते हुए मैं मोहतात होकर चल रही थी। एकदम से अपने पीछे कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने सांस रोक लिया था। मुझे लगा कि फिर से कोई पुरअसरार ताकत मुझे पीछे करके मुझे हिरासा करने की कोशिश कर रही थी। मैंने महसूस किया कि जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वो कदमों की आहट आती जा रही थी। मैंने डर के मारे तेज तेज चलना शुरू कर दिया था। खौफ से चेहरा पसीने से भीग गया था। एकदम से किसी की बहकी बहकी आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई नशे में हो। मेरा चेहरा जर्द पड़ गया था, क्योंकि वो किसी की भारी मर्दाना आवाज़ थी। अपनी चादर को सख्ती से थामे मैंने तेज तेज चलना जारी रखा था। मुझे खुद पर गुस्सा आए जा रहा था कि क्या जरूरत थी आधी रात को इस वीराने में घर से बाहर निकलने की। आजकल वैसे भी हालात ठीक ना थे। आए दिन गांव में लोग शिकायत करते कि आवारा लोग लड़कियों को अकेला देख छेड़ते थे और इनको हवस भरी निगाहों से देखते थे। मैंने चलते चलते एकदम पीछे मुड़कर इस इंसान को देखना चाहा, जो कब से मेरा पीछा करके मुझे खौफजदा कर रहा था। मेरी आंखें खौफ से फैल गई थी, क्योंकि एक नशेई आदमी अपनी लाल सुर्ख अंगारा आंखें लिए मेरे पीछे मुसलसल आए जा रहा था। मुझे इससे अजीब किस्म की वहशत हुई थी। वो मुझे अजीब लगा, क्योंकि इतना ज़्यादा नशा कर लेने के बावजूद वो इतना ठीक तरीके से और काफ़ी चुस्ती के साथ मेरा पीछा कर रहा था, जो कि मुझे बहुत बुरी सार लगा था। मैंने थूक निगलते हुए जहाँ वहाँ देख कर छुपने की कोई
जगह देखनी चाहिए कि अचानक से एक तरफ एक बड़ा सा बाग दिखाई दिया। वहाँ पर बहुत सारे पौधे और दरख्त थे। मैंने अल्लाह का नाम लेकर वहाँ पर दौड़ लगाई थी। वो पूरी सरार आदमी भी मेरे पीछे ही आया जो कि किसी काले साई की तरह मेरे साथ लगा हुआ था। मैंने खौफ से रास्ते में दूर वीराने में एक बहुत बड़े दरख्त के चौड़े तने के पीछे छुप गई थी। वो तना इतना बड़ा था कि मैं इस आदमी की नज़रों से ओझल हो गई थी। लंबे लंबे सांस लेती मैं इस दरख्त पर हाथ टिका कर अपने आप को इस खौफनाक आदमी से बचाने की कोशिश कर रही थी। ज़रा सा सर निकाल कर देखा तो वो वहीं खड़ा मुझे ढूंढ रहा था। इसकी सुर्ख और भयानक आंखों से मुझे झुरझुरी आई थी। काफ़ी देर तक वो वहाँ खड़ा रहा और मुझे ढूंढता रहा था, लेकिन इसका ध्यान इस बड़े से पुराने दरख्त की जड़ ना गया था, क्योंकि यहाँ पर इस कदर अंधेरा था कि कोई नजर ना आ रहा था। मैं दिल में अपने रब से इस खौफनाक आदमी से बच जाने की दुआएं करती रही। कुछ देर बाद वहाँ पर खामोशी छा जाने पर मैंने दोबारा से एक आंख से देखा तो वहाँ किसी का ना पाकर खुदा का शुक्र अदा किया और इसी दरख्त के तने से टेक लगाकर खड़ी रही। अचानक से दरख्त पर कुछ हलचल हुई तो मैं चौकन्ना हुई। इस दरख्त के तने से दूर होकर नजरें ऊपर उठाकर देखा तो दरख्त की शाखों में कुछ अजीब सा नजर आया। अंधेरा होने की वजह से मैं ठीक तरीके से देख ना सकी कि क्या था। वो हलचल कुछ तेज हो गई थी जिससे मैं थोड़ी घबरा गई थी। गले में गिल्टी उभर कर मैं धुआं हुई। एकदम परों के फड़फड़ाने की आवाज़ आई। मैं एकदम से मुतात होकर कुछ फासले पर हुई थी। दराम की आवाज़ आई और कुछ नीचे आकर गिरा। मैंने खौफ से कांपते हुए अपने मुंह पर हाथ रख दिया था ताकि चीख ना निकल सकी, क्योंकि इस नशे आदमी का भी खौफ दिल में था कि कहीं वो आसपास ही मौजूद ना हो। आंखें भी मैंने सख्ती से मीच ली थी। एकदम से हल्की हल्की कुछ आहट हुई तो डरते डरते आंखें खोली। नजर नीचे गिरी, इस चीज पर गई तो आहिस्ता से जमीन पर बैठी और गौर किया तो वो कोई परिंदा था जो कि जमीन पर लेटा तकलीफ से कर रहा था। मैंने एकदम हाथ आगे बढ़ाकर इसको उठाया और इस पर हाथ फेरा तो अंदाजा हुआ वो जख्मी था। मुझे वो कोई कबूतर लगा था। एकदम मुझे इस पर बेतहाशा तरस आया था जो इतनी तकलीफ में था कि ज़मीन पर ज़ोर से गिरा था। मुझे वो परिंदा बिल्कुल अपनी तरह लगा था, अकेला और ज़ख्मी। मुझे ज़माने ने और हालात ने अंदर से ज़ख्मी कर दिया था, जबकि ये परिंदा भी तन्हा और ज़ख्मी हो चुका था। मैंने इसको मोहब्बत से चूमा और अपने साथ लगा लिया था। अपनी चादर से एक कोना फाड़ कर इस परिंदे के गिर्द बांधा था ताकि इसके जमीन जख्म से मजीद खून ना बहे। मैं मोहतात निगाह इर्द गिर्द दौड़ाई और इस कबूतर को लिए अपने साथ दोबारा घर जाने के लिए मुड़ी। मुझे अब भी बहुत डर लग रहा था कि अगर फिर से वो नशे कहीं से आकर मेरा पीछा ना करने लग जाए, लेकिन इस मर्तबा हैरत अंगेज तौर पर वो पूरी सरार कदमों की हार मुझे महसूस ना हुई थी, बल्कि फिजा में एक खामोशी थी। मैंने इस कबूतर को एहतियात से थामा हुआ था ताकि इसको कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि वो पहले ही जख्मी था और अगर मजीद इसको कोई झटका लगता तो इसकी जान को भी खतरा हो सकता था। बिल आखिर घर आ गया था। मैंने आहिस्ता से घर में एक कदम रखा तो हर जानिब सन्नाटा था। अभी तक रात का ही वक्त था। मैं आराम से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गई थी। जल्दी से लालटेन जलाई तो स्टोर रूम में एकदम से उजाला हो गया था। इस कबूतर के एहतियात के साथ ज़मीन पर रखा, जिसके बाद अपनी चादर एक तरफ रख कर इस कबूतर के पास बैठी और इसका मुआयना करने लगी। वो एक सफ़ेद रंग का मासूम सा कबूतर था जो कि बहुत ही खूबसूरत था। मैंने इसकी आंखों को देखा जो कि हैरत अंगेज तौर पर नीले रंग की थी। आज तक मैंने कोई कबूतर ऐसा ना देखा था जिसकी नीली आंखें हों। वो इतना प्यारा था कि मैंने एक मर्तबा फिर से इसको झुक कर चूमा था। बेसाख्ता मेरी नज़र इस परिंदे के पर में लगी चोट पर पड़ी, जहाँ से जख्म की वजह से खून बह रहा था जो कि अब कुछ हद तक जम गया था। मैंने एक तरफ रखे पानी के मटके से कुछ पानी लेकर इसके जख्म को साफ किया और इस पर एक काले रंग का कपड़ा बांधा था। फिर मेरी नज़र अपने हाथों पर गई जहाँ पर झुलसने की वजह से अब छाले पड़ गए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। कोई भी इस दुनिया में ना था जो मेरे जख्मों पर मरहम लगाकर मुझे राहत पहुँचाता। रोते रोते मेरी हिचकी बन गई थी। अचानक से मेरी नज़र इस कबूतर पर पड़ी जो कि बगैर हरकत किए यक मुझे देखी जा रहा था। मैंने हैरत से इस कबूतर को देखा जिसकी आंखों का रंग मेरे हाथों को देखती
देखते कर अचानक से सुर्ख रंग में तब्दील हो गया था। वो अपने पर फड़फड़ाने लगा था। मैंने इसको बिस्तर पर आराम से करके एक चादर डाल दी थी ताकि वो हरकत ना करे, क्योंकि इसके जख्म से खून निकल सकता था। लेकिन वो अचानक ही उड़कर मेरी गोद में आकर लेट गया था। इसकी आंखें मेरी गोद में आकर बंद हो गई थी। मैं आंखें खोले इस कबूतर को देखने लगी थी, जो कि ऐसा लग रहा था मेरी गोद में आते ही पुरसुकून हो गया था। मेरी आंखें एक हमदर्द पाते ही नम होना शुरू हो गई थी। जिंदगी में पहली मर्तबा कोई ऐसा मिला था जो कि मेरा दर्द और मेरी तकलीफ देखकर मेरे करीब हुआ था। मैंने इसके ऊपर हाथ फेरा और इधर ही बैठे बैठे दीवार से टेक लगाए सो गई थी। सुबह फजर के वक्त मेरी आँख खुली तो मैं किस्मसा कर उठी और वजू करने चली गई कि अचानक से नज़र अपने हाथ पर पड़ी तो हैरान रह गई थी, जिस पर एक सफ़ेद रंग की पट्टी बंधी हुई थी। मैंने आहिस्ता से इस पट्टी को खोला तो चौंक गई थी, क्योंकि वहाँ पर मौजूद जख्म गायब थे। मेरी जिल्द कल रात तक मुकम्मल झुलस चुकी थी और छाले आए हुए थे, जबकि अब हाथ ऐसा था कि कभी कोई चोट आई ही ना हो। मैंने इधर उधर कमरे में देखा कि ऐसा कौन आया था जिसने मेरे हाथ पर पट्टी बांधी थी। मैंने इस पट्टी को गौर से देखा तो एक खुशबू इसमें आई थी। मैंने हैरान होकर फिर अपने हाथ को नाक के करीब किया तो वही खुशबू मेरे हाथ से भी आ रही थी। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे हाथ पर कोई मरहम लगाया हो, जिससे जादुई तौर पर मेरे हाथ बिल्कुल ठीक हो गए हों। मैंने अपनी पट्टी को अपने तकिए के नीचे आराम से रख दिया था। फिर बिस्तर सही करते वक्त अचानक से मेरा ध्यान सफ़ेद कबूतर की जानिब गया था, जिसको कल रात में ज़ख्मी हालत में अपने साथ इस बात से लाई थी। मैंने एकदम परेशान होकर यहाँ वहाँ इसको तलाश करना चाहा, जो कि मुझे कहीं दिखाई ना दिया। मेरा दिल एकदम घबरा गया था, क्योंकि वो बेचारा कबूतर तो कल तक इतना ज़ख्मी था कि उड़ भी ना सकता था और अब ना जाने कहाँ चला गया था। मैंने दरवाज़ा देखा लेकिन वो भी बंद था, जिसका मतलब था कि वो कहीं जा सकता था। पूरा कमरा कहीं नहीं जा सकता था। पूरा कमरा छान लिया था मगर नाकाम ठहरी। आखिरकार बाहर छत पर देखने गई लेकिन वहाँ भी कुछ ना मिला तो मायूस कर वापस आ गई। एक ही तो इतना अच्छा दोस्त बना था और वो भी गायब हो गया था। मुझे वह कबूतर को फरिश्ता लगा जिसके आने से तिरस्माती तौर पर मेरा हाथ का जख्म बिल्कुल ठीक हो गया था। दिल में दोबारा इस कबूतर से मिलने की दुआ करती नीचे नाश्ता बनाने चली गई थी, क्योंकि ज़रा सी देर पर वो मुझे मारने लग जाती। नाश्ते से फारिग होने के बाद घर की सफाई करने में मसरूफ़ हो गई, जबकि चची उस बेमामूल घर से काम का कहकर निकली। मुझे अब चची से खौफ आने लगा था, क्योंकि वो अब काफ़ी अजीब हो गई थी। पहले तो वो मुझे गुस्से से मारती थी ने, मगर अब की नफ़रत में एक अजीब सी साजिशी झलक दिखाई देती थी। मैंने अब खामोशी से काम करना शुरू कर दिया था। फर्श पर पोछा लगा रही थी, जबकि हीरा अपने कमरे में ही सारा दिन गुजर गया था। कुछ देर बाद मैंने पोछा लगाते हुए आठ महसूस करते सर उठाया तो हीरा को अपने कमरे निकलते हुए देखा, जो कि इधर उधर देखते हुए चची के कमरे की तरफ बढ़ रही थी। मैंने हैरत से इसके चेहरे पर मौजूद घबराहट देखी थी, जैसे इसको खौफ हो कि कहीं पकड़ी ना जाए। मैंने सर झटक कर अपने काम पर ध्यान दिया। मैं चची और इनकी बेटी के किसी काम में बोलकर अपने आप को मजीद बेगैरत इनसे ना करवाना चाहती थी, बेइज्जती ना करवाना चाहती, लिहाजा खामोशी ही बेहतर थी। फिर कुछ देर बाद वो इनके कमरे से निकली तो मैंने इसके हाथ में कुछ देखा, जिसको वो अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपाए खड़ी थी। मैंने इसको कहते सुना कि चची के कमरे में काफ़ी मिट्टी जमा हुई थी, लिहाजा इसकी भी सफाई अभी करूँ। मैंने इसको कहा कि वहाँ की सफाई तो मैं कुछ देर पहले कर चुकी थी, तो इसने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि जो कहा जाए वो खामोशी से बगैर चूंचना किए कर लिया करो। तुम्हें एतराज़ करने की इस घर में इजाज़त आज तक किसी ने नहीं दी, समझी? मैंने खौफजदा होते इस बात में सर हिलाया और चची के कमरे की एक मर्तबा फिर से सफाई करके बाहर आई। ठीक है, देखा चची बाहर से आ रही थी। मुझे अपने कमरे से निकलते देखा तो कुछ मशकूक अंदाज में मुझसे पूछा कि मैं इनके कमरे में क्या कर रही थी। मैंने इनको आहिस्ता से कहा कि सफाई कर रही थी। फिर बाहर आकर कुछ देर आराम से बैठ गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि चची चिल्लाते हुए कमरे से निकली और फौरन से मेरे पास आकर बाजू से खींच कर खड़ा किया। मैं झटके से उठी थी और हैरान होकर इनको देखने लगी। वो यह समझना चाह रही थी कि आखिर ऐसी कौन सी खता मुझसे सरजद हो गई थी जो मुझे आतिश फिशा बने मुझे तैश से देखे जा रही थी।
अभी मैंने कुछ कहना चाहिए था कि उन्होंने मुझे गर्दन से पकड़कर पीछे दीवार के साथ लगाया। मेरा सांस गले में ही अटक गया था, चेहरा सुर्ख अंगारा हो गया था। बता मेरे पैसे कहाँ हैं? अभी मैंने अपनी आंखों से तुझे अपने कमरे से निकलते देखा है। ये हरकत तेरे अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। बता मुझे, वरना आज मैं तेरा कत्ल करके चील कब्बों को खिला दूंगी। मेरा सांस गला दबने की वजह से रुक गया था। मैंने इनके हाथ को सख्ती से पकड़ा हुआ था ताकि वो मेरा गला छोड़ दें। झटके से उन्होंने मुझे छोड़ा और ज़मीन पर एक ज़ोरदार धक्का देकर गिराया। मेरे बाजू फर्श पर गिरकर जख्मी हो गए थे। उन्होंने इस पर भी बस ना की, मुझे मुलाते मारने लगी थी। मैं चीखती चिल्लाती इनको रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो किसी सूरत रुकने का नाम ना ले रही थी। वो पता नहीं कौन से पैसों की बात कर रही थी। मेरे तो फरिश्तों को भी इल्म ना था। इनके मुझ पर चोरी करने के इल्ज़ाम लगाने पर मैं तड़प की थी। आंसू मेरी आंखों से ज़ारो कतार बहने लगे थे। वो मुझे अपने इस डंडे से मारी जा रही थी और मैं चीखते हुए दर्द से तड़प रही थी। मेरे जख्मों से खून बहने लगा था। पूरा जिस्म नीलो नील हो गया था। रोते रोते मैं वहीं पर मजीद दर्द बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं मालूम था कि इसके बाद क्या हुआ था। नींद में ही मुझे किसी का लम्स अपने जिस्म पर महसूस हुआ था। मुझे कुछ राहत मिली थी कुछ, लेकिन वो कौन था जो मेरे जख्मों पर अपना लम्स छोड़ता जा रहा था और मेरे पूरे जिस्म में एक अजीब सा सुकून आता जा रहा था। मैंने अपनी आंखों को बंद ही रखा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आंखें खोलते ही ये मेहरबान लम्स जो मुझे राहत पहुंचाता रहा था वो गायब हो जाए। शायद मुझे लग रहा था कि ये कोई मेरा ख्वाब था, लेकिन वो कोई ख्वाब ना था बल्कि हकीकत थी, एक बहुत बुरी सरार हकीकत। कुछ देर बाद अपने जिस्म पर कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। किसी ने मेरे बाजू से आस्तीन ऊपर की और वही गीला मादा मेरे बाजू पर आए जख्म पर लगाया। मैं अपने अंदर आंखें खोलने की हिम्मत ना कर पा रही थी। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने अपनी पूरी सरार ताकत से मेरी आंखों को बंद कर रखा हो, मगर मैं इसकी हरकत साफ महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद अपने गले पर जब किसी का लम्स महसूस हुआ तो खौफ के मारे मैं सांस रोक गई थी। मुझे लगा कि फिर से चच्ची शायद मेरा गला दबाने वाली थी। मेरे चेहरे पर खौफ और दहशत के आसार नुमाया होने लगे थे, मगर जब किसी का लम्स अपने गले पर पड़ा फिरता महसूस हुआ तो एकदम से हाथ इस हाथ पर रखा। मैंने जब अपना हाथ इस अनजान शख्स के हाथ पर रखा तो वो हरकत करना बंद हो गया था। कांपते हुए मैंने पूछा कि कौन है आप और क्यों मेरे जख्म पर मरहम लगा रहे हैं, मगर सामने से खामोशी ही सुनाई दी। मुझे बहुत अजीब लगा कि वो वजूद जो मेरी मसीहाई कर रहा था वो जो अब क्यों ना दे रहा था। कुछ देर बाद बहुत जोर लगा कर आहिस्ता से मैंने अपनी आंखें खोली और इस अनजान मेहरबान को देखना चाहा तो सामने कोई दिखाई ना दिया। मैं आहिस्ता से उठकर बैठी। कमरे में अब रोशनी थी क्योंकि लालटेन लगी हुई थी। मुझे हैरत हुई कि मैं तो चिच्ची की बेतहाशा मार पीट के बाद वही सेन में बेहोश हो चुकी थी, तो मुझे यहाँ ऊपर छत पर स्टोर रूम में कौन लाया था। चच्ची तो आज तक मुझे मारने के बाद कभी भी पलट के एक नजर देखना गवारा ना करती थी। कमरे तक पहुंचा कर मरहम लगाना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे एकदम से बहुत खौफ महसूस हुआ था कि आखिर वो अनदेखी मखलूक कौन थी जो मेरी हमदर्द थी। पहले भी इसी अनदेखी ताकत ने मेरे हाथ पर मरहम लगा कर इसको जादुई तौर पर ठीक कर दिया था। मैंने डरते डरते आहिस्ता आवाज में पूछा कि कौन है यहाँ पर, प्लीज़ आप मेरे सामने आए। यूँ ही ऐसे मंजर से गायब होकर आप मेरी मदद कर रहे हैं तो ये सब मुझे मज़ीद खौफजदा कर रहा है। मैं पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत दर्दनाक हालत में जी रही हूँ, अब ये सब दिल दहला देने वाले वाक़यात मुझे बहुत डरा रहे हैं। आपको अल्लाह का वास्ता है मेरे सामने आकर मेरी इस मुश्किल को ख़त्म कर दें। अचानक से ही कमरे में एक तेज़ रोशनी छा गई थी जिससे मेरी आंखें चंदिया गई थी। मैंने एकदम से घबरा कर इधर उधर देखा तो एक जगह पर निगाह ठहर गई थी। मेरा चेहरा साकत हो गया था, आंखें जैसे एक जगह टिक गई थी। ऐसा लगा जैसे मैं सांस लेना भूल गई क्योंकि सामने एक निहायत गैर मामूली हुस्न रखने वाला आदमी खड़ा था जिसमें एक ऐसी मकनातीसी कशिश थी जिसने मुझे जकड़ रखा था कि मैं हिल भी ना सकी थी। मैंने थूक निगलते हुए इससे पूछा कि आप कौन हैं। उसने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए मेरी जानिब देखा।
मुझे ऐसा लगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराहट मैंने आज तक किसी की ना देखी थी। मैंने इसकी आंखों की तरफ देखा जो कि ऐसे लगा कि कहीं देखी हो। इनका नीला रंग कुछ जाना पहचाना था। एकदम से ज़हन में झमाका हुआ कि इस कबूतर की आंखें भी हूबहू ऐसे ही नीले रंग की थीं। मैंने फटी फटी आंखों से इस शख्स को देखने लगी थी। बेसाख्ता मेरी नज़र इसके हाथ पर बंधी काले रंग की मखसूस पट्टी पर पड़ी थी, तो ऐसा लगा कि पूरी दुनिया मेरे सामने घूम गई हो। वो काली पट्टी वही थी जो कि मैंने इस जख्मी कबूतर पर बांधी थी। अब ये इस लड़के की कलाई पर क्या कर रही थी? मुझे अब खौफ आ रहा था। सामने खड़े इस शख्स को देखकर पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई थी। अचानक से सामने खड़े आदमी के वजूद में हरकत हुई और वो चलते हुए मेरे सामने आकर ज़मीन पर बैठ गया था। मैं एकदम से खौफ से कुछ पीछे होकर बैठी और कांपने लगी थी। सामने बैठा लड़का मेरा अचानक से खौफ की वजह से कांपना महसूस करके कुछ पीछे होकर बैठ गया था। उसने आहिस्ता से कहना शुरू किया कि इसका नाम साहिर था और वो एक जिनज़ादा है। वो इस बाग में काफ़ी सालों से रहता था। इस गांव में एक जादूगर रहता है जो कि भयानक काले सायों को अपने वश में करके इनसे लोगों की ज़िंदगी को दर्दनाक बनाता था, और ये सब वो पैसे लेकर करता था। इसने कहा कि ये काले साए पूरे गांव में फैल गए हैं। मैं जिन्नात की बादी के इस गुरु से ताल्लुक़ रखता हूँ जो इंसानों की मदद करते हैं और इनको इन काले सायों से बचाते हैं। इस रात भी मैं एक इंसान की मदद ही कर रहा था जब एक काले साए ने मुझ पर पीछे से वार करके मुझे ज़ख्मी कर दिया था। मैंने अपनी जान बचाने के लिए फ़ौरन से कबूतर का रूप इख्तियार किया ताकि इनकी नज़रों से बच सकूं। फिर वहाँ पर तुम आ गई और मुझे अपने साथ ले गई और मेरे ज़ख्म पर पट्टी बांधी थी। मैं हमेशा लोगों की मदद करता आया हूँ, मगर आज तक किसी ने मेरे ज़ख्मों पर मरहम ना रखा था। जब तुमसे मिला तो ऐसा लगा कि मेरे अंदर अजीब सा एहसास पैदा होने लगा था। मैं काफ़ी वक्त इस तरह की कैफियत में था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हुआ कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा और शादी करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। मैं तुम्हें तुम्हारी चच्ची के जुल्म से बहुत दूर ले जाऊंगा, जहाँ पर तुम एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारोगी। तुम्हारी चच्ची वैसे भी काफ़ी दिनों से इसी जादूगर के पास जाकर तुम्हारे खिलाफ इनकारी ताकतों को लगा चुकी हैं जो तुम्हें खौफज़दा करने की कोशिश करते हैं। मैं इन सब को जलाकर भस्म कर दूंगा। अब बताओ, क्या मुझसे शादी करके मेरी ज़िंदगी में शामिल होगी? साहिर की बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। मैं खुद भी अब बहुत परेशान हो चुकी थी चच्ची के जुल्म से, इसलिए अपनी ज़िंदगी में आए इस वाहिद मेहरबान का साथ पाकर हाँ कर दी थी। फिर कुछ अरसे बाद मैं साहिल के साथ इस घर से चली गई और इस गांव को छोड़ दिया था। अब मैं एक पुरसुकून ज़िंदगी अपने शौहर के साथ गुजारने लगी हूँ। हाँ तो डियर व्यूवर्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है बहुत पसंद आई होगी। इसी कहानी को आप लाइक कर दें और वीडियो को जाने से पहले, चैनल को जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। जाने से पहले ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।